नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक मॉडल पेपर जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, इसके अलावा जो बच्चे सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय इस वर्ष देंगे उनके लिए भी बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इसमें जो मैथ्स है बहुत ही अच्छी है और इसके अलावा इसमें जीके भी पूछा जाता है और लैंग्वेज भी पूछी जाती है और मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सारे सवाल जिस तरह से सैनिक स्कूल में जो एंट्रेंस एग्जाम में जो सवाल आते हैं उसी तरह से लैंग्वेज है, उसी तरह का जीके और इसके अलावा अन्य एग्जाम भी जो क्लास 5 के बाद होते हैं उनके लिए भी ये पेपर बहुत लाभदायक है। इसलिए आप मेरे साथ आप बने रहिए, इस पेपर को ध्यान से देखिए। तो चलिए बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैथ्स वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम अन्य, तो मैथ्स इसमें 26 क्वेश्चन नंबर से शुरू होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम सिंह राणा और मेरे साथ चलिए शुरू करते हैं राजीव गांधी एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का ये मॉडल पेपर। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? Which of the following number will be completely divided by 3? तो 3 से विभाजित कौन सी संख्या होती है? जिन संख्याओं किसी संख्या के अंकों को आपस में जोड़ेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे 1 के 1 में हमने 4 ऐड किया तो 4 और 1 5 हो गया और 5 और 3 8, मतलब 5 और 3 8 हो गया। तो इनको जोड़ के 8 आया रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। इसको जोड़िए 4 और 4 8 और 1 9, 4 4 8 और 1 9, तो ये 9 हो रहा है। तो इसका मतलब ये 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो इसका आंसर बी होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न में यहाँ प्लस है ये और यहाँ माइनस भी है। तो पहले यहाँ हम ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं कि पहले प्लस प्लस एक तरफ ले आते हैं। 25 प्लस, या तो सीधा इसमें प्लस यहाँ जोड़ दीजिए 5.32, क्योंकि 25 के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ सॉरी। देखिए 25 में हम आगे दशमलव 00 करेंगे 0.500 और इसमें इस तरह से 5.32 लिख देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। इसको जोड़ना है क्योंकि धन धन जुड़ता है। देखिए इसमें गलती में इस माइनस वाले को मत जोड़ना, इसमें केवल धन और धन जुड़ेगा। तो ये हो गया 2 2 3 और 5 5 10 और 3 30.32 30.32। अब इसमें फिर हम क्या करेंगे, माइनस माइनस को जोड़ देंगे। तो 4.32 और 5.32, 4 और 6 और 9.64 हो गया इसको जोड़ करके, लेकिन इसका माइनस में ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस का जोड़ है तो इसका ऋण ही होगा। तो इसमें ऋण हम करेंगे 9.64, तो 20.68 या 20.68 इसका आंसर होगा। तो ये बी वाला आंसर सही है। अब नेक्स्ट है, एक ऋण बड़ा कोष्ठ शुरू 1/2 धन मझला कोष्ठ शुरू 1/3 ऋण छोटा कोष्ठ शुरू 1/4 ऋण 1/5 छोटा कोष्ठ बंद मझला कोष्ठ बंद और बड़ा कोष्ठ बंद। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करने के लिए बाकी हम ऐसे लिखते हैं, एक ऋण बड़ा कोष्ठ शुरू 1/2 धन मझला कोष्ठ शुरू 1/3 ऋण, और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व में यहीं पे कर रहा हूं। देखिए सॉल्व करके क्या होगा, इसको बराबर करके 20 करना पड़ेगा। नीचे 20 आ गया तो 5 1 जा 5 और 4 1 जा 4, 4 1 कम 4, तो 5 में से 4 गया 1/20। आप जिस मेथड से करना चाहें उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो उत्तर आए 1/20 आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे आंसर निकल गया तो इसलिए ये जो छोटा वाला कोष्ठ है ये समाप्त हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/20 और ये मंझला कोष्ठ वाला बंद हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बाकी वैसे रहेगा 1, ये ऐसे ही रहेगा धन। इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो गया 20 या 60, और ये 20 से कम 20 और 3 कम 3, तो 20 में से 3 गया तो 17। इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो 17/60 आएगा। अब फिर इसको 17 जुड़ जाएगा, 30 में 17 जुड़ जाएगा तो 47, 30 और 17 47, और इसको हम घटा देंगे। तो इसको नीचे 1 मान के इसको 60 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हर समान हो जाए। अब नीचे तो 60 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 60 में से 47 माइनस हो गया तो बचा 13।
तो 13/60 इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 2751.374 में दोनों सात के स्थानीय मानों का अंतर है। इसमें दोनों सात के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ 7 इन 2751.374 फॉर ईच। अब देखिए पहले 7 का जो स्थानीय मान होगा प्लेस वैल्यू होगी क्योंकि यहाँ देखिए इकाई यहाँ से मानी जाती है इसकी 1 और 10 और 100, तो इकाई दहाई सैकड़ा क्योंकि यहाँ दशमलव है तो इसका मतलब 7 का जो प्लेस वैल्यू है 700 है। ठीक है, इस वाले 7 की। और जो दूसरा 7 है क्योंकि ये 10th होता है, ये 100th होता है, यानी ये 10वां और ये 100वां 700, तो 100वां, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये है या तो इसको 7/100 कहेंगे 7/100, या इसको अगर हम पॉइंट में करेंगे तो ये 0.07 है, तो इसमें से माइनस करेंगे 0.07 को, क्योंकि इस पे पॉइंट नहीं था तो इसके ऊपर 0.00 हो जाएगा। और इसमें से देखिए ये घटाना है, 10 में से 7 गया तो 3 और यहाँ 9, यहाँ भी 9 9 और 6, तो 699.93 699.93 आंसर है इसका। तो इसका आंसर होगा सी वाला। देखिए नया प्रश्न है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उनका औसत 18 है, 18 है, सबसे बड़ी संख्या है। तो द 3 numbers are in the ratio respectively and their average is 18. The largest number is। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इन संख्याओं का औसत 18 है। तो औसत 18 का मतलब एक संख्या 18 है तो दूसरी भी 18 है और तीसरी भी 18 है औसत बनाने पे। तो इसका मतलब जो कुल होगा टोटल, या कुल आप लिख सकते हैं अगर हिंदी में लिखना चाहें तो कुल इसका मान हो गया 18 गुणा 3 तो 54। इसका मतलब उनका जोड़ 54 आना चाहिए। तो इसको हम करने का जो तरीका होता है, अगर हम इसको ये x बार बंटे, ठीक, इसको बांटना है तो एक x का मतलब x अनुपात 2x अनुपात सॉरी प्लस करके तो प्लस 3x इक्वल टू 54 आना चाहिए, क्योंकि ये इनका औसत 18 था तो टोटल मान 18 3 54 54 हो गया। ठीक है, तो इसको देखिए अब ये 3 और 2 5 और 1 6, 6x बराबर 54, 6x इक्वल टू 54, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 6 और 6 6 7 42 6 8 48 6 9 54 9 आ गया, तो x बराबर 9 आ गया। तो इसका मतलब ये 9 बार बंटी, तो पहली वाली 9 एकम 9, दूसरी वाली 9 दूनी 18 और तीसरी वाली 9 तिया 27 27, तो इसका मतलब तीसरे वाले को जो मिला वो 27 मिला। देखिए which of the following Roman numerals represents 81। निम्न में से कौन सी रोमन संख्या 81 को प्रदर्शित करती है। तो देखिए 81 50 के लिए L लिखते हैं रोमन में, 60 के लिए LX, 70 के लिए LXX और 80 के लिए LXXX और 1 के लिए एक डंडी। तो ये वाली संख्या अर्थात जो पहली संख्या है वही 81 को प्रदर्शित कर रही है। रुपए 1100 का 5 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज होगा। तो इसमें क्या होता है, जो मूलधन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1100 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 5 years विल बी। 5 साल मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो सूत्र होता है, तो ब्याज का जो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो SI बराबर लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT, मतलब P का मतलब प्रिंसिपल मूलधन, R का मतलब रेशियो और T मींस टाइम, PRT अपॉन 100। तो ये देखिए मूलधन की जगह हम 1100 कर देंगे, 1100 इंटू 10% इंटू 5 ईयर अपॉन 100। तो इसके 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये 10 पंजे 50 और 50 11 पंजे 55, तो एक 50 का जीरो 550 रुपए जो है इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है और 10,000 प्रतिमाह बचत करता है, उसकी मासिक आय है। A man spend 60% of his monthly income and save 10,000 per month. His monthly income is, अगर वो देखिए 60% खर्च करता है और यहाँ दे रखा है बचत, तो इसमें अगर प्रतिशत में खर्च का दे रखा है और रुपए में बचत दे रखा है, तो हम पहले बचत का प्रतिशत ज्ञात करेंगे, सेविंग का प्रतिशत, क्योंकि जब 60% ये खर्च कर रहा है 100 में से 60 इसने खर्च कर दिया, तो इसका मतलब 40% बचाता है, और 40% किसके बराबर है? 10,000 के बराबर, 10,000 के बराबर। तो x का 40% 40% इक्वल टू 10,000। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? हम इसका पक्षांतर करेंगे, 10,000 को यही रखेंगे और गुणा ये जो 40/100 है, ये पक्षांतर करके बराबर इक्वल टू के आगे जाएगा, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर एंड 40 नीचे। तो ये 0 से 0 कटा और 4 2 जा 8 4 5 जा 20 और 0। तो 2500 के आगे देखिए 25 250 और 100 से मल्टीप्लाई करने पे 2 0 और आ जाएंगे, तो 25,000 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब 25,000 उसकी मासिक आय है, टोटल आय है। देखिए अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 19 है। पहली संख्या के 1/2 भाग का मान 5 है, तो दूसरी संख्या का 1/3 भाग का मान होगा। The sum of two numbers is 19. If 1/2 of first number is 5, then the 1/3 of second number will be. अगर पहले नंबर का 1/2 भाग का मान 5 है, तो दूसरी संख्या का 1/3 भाग का मान कितना होगा? तो ये अपने आप कह रहा है कि पहला नंबर सपोज x है, तो x का मल्टीपल 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 5। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और ये 1/2 यहाँ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा, तो नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो ये x बराबर 10 हो गया। तो ये हमें पता चल गया x का मान, पहली संख्या 10 है और उसका जोड़ 19 है, तो इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी होगी? 19 में से 10 कम कर देंगे हम 19 में से, तो 9 होगी। तो 9 का अब दूसरी संख्या का 1/3 भाग का मान, तो 9 का 1/3 9 1/3 ऑफ 9, तो 3 3 जा 1 3 3 जा 9, तो 3 ही होगा, तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, 1/2 2/3 1/4 और 3/5 का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाना है, 1/2 2/3 1/4 और 3/5। तो इसका देखिए अवरोही क्रम या भिन्न में बराबर कौन भिन्न बड़ी है कौन छोटी है, उसको जानने के लिए सबसे जरा अच्छा तरीका है, या तो ऊपर के इक्वल कर दो, बराबर कर दो, या तो हरों को बराबर करिए, नीचे वाले बराबर करिए। अगर ये भी नहीं करते तो या तो सबको दशमलव में बदल दीजिए। तो अगर हम 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, आप लोग भाग देके देखना। ठीक है ना, क्योंकि आधा 1/2 का मतलब आधा, अब पॉइंट में आधा होता है 0.5, तो अब 3 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड नहीं हो रहा, तो पॉइंट रखा, 3 6 जा 18, फिर तो 3 6 जा 18 हो जाएगा, जहां 0 बढ़ाएंगे तो फिलहाल हम इसको इतना ही लिख रहे हैं 0.66। तीसरा वाला अगर 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये 25 आता है, यहाँ पॉइंट रखेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 4 दूनी 8, और ये 2 बचा, यहाँ 0 बढ़ाए तो 4 पंजे 20, तो 0.25। और चौथा वाला 5 का भाग हम 3 में देंगे, तो यहाँ पॉइंट रखेंगे, यहाँ 0 तो 5 31, ये 0.6 आया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो दसवां वो देखेंगे हम, 10वें स्थान पे कौन सा अंक बड़ा है, तो 10वें स्थान पे देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो इसका मतलब ये दोनों बड़ी है। तो अवरोही क्रम में हम पहले बड़ी भिन्न को लिखते हैं, बड़ी, तो इसमें दोनों यहाँ पे बराबर हैं, लेकिन इसके आगे 6 है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो इसका मतलब 0.66 बड़ी भिन्न है, तो इसका मतलब 2/3 सबसे बड़ा है। और उसके बाद ये बड़ी है लास्ट वाला, तो लास्ट वाला 3/5 3/5 सबसे बड़ा है, उसके बाद 1/2 है, और लास्ट में सबसे छोटा है इसमें 1/4। तो इस तरह का आंसर होगा 2/3, ये बी वाला आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है।
अगला प्रश्न है 0.125 0.125 का मान प्रतिशत में होगा। द वैल्यू ऑफ 0.125 इन परसेंटेज विल बी, परसेंट में कितना मान होगा। तो किसी भी दशमलव का अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो 0.125 है तो इसको मल्टीपल 100 अपॉन 100 कर देते हैं। 100 अपॉन 100 इसलिए करते हैं कि ये जो नीचे वाला 100 है ये हमारा ये बना देता है, निशान बना देता है, ठीक है ना। कई बुक्स में आप लोग देखेंगे केवल 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ, आप 100 अपॉन क्यों कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाला 100 है ये यहाँ इसका प्रतिशत का निशान बन गया, और इसको अगर हम तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इसके आगे 2 जीरो आ जाएंगे। 2 जीरो का मतलब अब हमें दशमलव रखना है, 3 अंक के पीछे पॉइंट है तो 1 2 3 यहाँ लगेगा। तो यहाँ जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब 12.5% आंसर होगा सी वाला। दो संख्याओं का मौ 103 तथा लौ 60 है। यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। HCF of two numbers is 3 and LCM is 60. If first number is 12 then second number will be। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जितना दो संख्याओं का, जितना किन्हीं दो संख्याओं के लॉस और मॉस का गुणनफल होता है उतना ही उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इसमें एक फॉर्मूला काम करता है कि संख्या गुणा संख्या, संख्या गुणा संख्या, कहीं लिखा रहता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लॉस गुणा मॉस। इसको इंग्लिश वाले लॉस को कहते हैं एलसीएम, जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये नंबर इक्वल टू नंबर, अगर आप इंग्लिश में बनाते हैं तो नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या तो हमें पता है 12 है, दूसरी संख्या नहीं पता है तो x मान लेंगे, इक्वल टू एलसीएम है इसका 60, लॉस 60 गुणा मॉस 3 है। तो अगली लाइन पे क्या हो जाएगा, x बराबर 60 गुणा 3, और ये जो 12 यहाँ था यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो 12 कम 12, 12 पंजे 60, 5 के 15। तो इसका मतलब सेकेंड नंबर 15 है, तो इसका आंसर होगा 15। अगर आप लोग 15 और 12 का गुणा करेंगे और 3 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो दोनों का आंसर इक्वल होगा, ठीक है। एक बस देहरादून से प्रातः 9:10 बजे चलकर, यानी 9:10 पर चलकर दिल्ली शाम 4:20 बजे पहुंचती है। बस को देहरादून से दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगा। अ बस डिपार्ट्स फ्रॉम देहरादून टू इन मॉर्निंग 9:10 o'clock and arrived Delhi at 4:20 o'clock evening. How many time the bus takes to reach Delhi from Dehradun? अब ये समय वाला सवाल है, तो देखिए 9 बजे के बाद 10, 11, 12 बजे, लेकिन फिर उसके बाद 1 बज जाता है। तो हम इसको रेलवे की भाषा में अगर चेंज करें तो 1 बजे को हम 13 कहते हैं, 1 को, और 2 को 14, 3 को 15, और मतलब 4 बजे को 16 कहेंगे हम। तो इसका मतलब 4:20 को हम क्या लिखेंगे, 16:20, और इसमें से 9:10 को हम माइनस कर देंगे। तो घटाइए, इसको एक साथ घटाते हैं, जो उसका है मिनट घटाने हैं तो 10 मिनट बचे, और यहाँ 16 में से 9 गया तो 7, इसका मतलब 7 घंटे और ये 10 मिनट इसको लगे। तो 7 घंटे 10 मिनट का टाइम बस को पहुंचने में लगे। 6/7 भागा 5/4 का मान होगा। द वैल्यू ऑफ 6/7 डिवाइड बाई 5/4। तो यहाँ देखिए भिन्न में कभी भाग होता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं इनटू, लेकिन जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आगे वाला उल्टा हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा इसका। और इसको अगर कोई कट रहा है तो हम काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर के 6 चौको 24 और 7 पंजे 35। तो ये हो जाएगा 24/35 आंसर। अगला प्रश्न है, घन में शीर्षों की संख्या होती है। नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द क्यूब इज, जो क्यूब होता है, घन होता है, उस पे कितने शीर्ष होते हैं। शीर्ष बोलते हैं जो पहले नुकीले चोंच जो कोने के होते हैं। तो देखिए किसी बॉक्स को लीजिए तो उसके 4 कोने ऊपर और 4 कोने नीचे होते हैं, तो इसमें 8 शीर्ष होते हैं। 4 घंटे 28 मिनट और 6 घंटे 40 मिनट का अंतर होगा। तो देखिए अंतर इसमें करना है, तो 6 घंटे 40 मिनट में से आपको घटा देना है
4 घंटे 28 मिनट। तो ये आसान है क्योंकि यहाँ से लेना नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ 40 में से 28 गए, एक साथ ही इसको घटाते हैं तो 8 12 बचा और यहाँ पर 2, तो 2 घंटे 12 मिनट का अंतर होगा। ठीक है ना। द डिफरेंस ऑफ 4 आवर्स 28 मिनट एंड 6 आवर 40 मिनट विल बी। ठीक है। एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर, यदि कागज की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई बताइए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर इज 120 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द पेपर इज 12 सेंटीमीटर देन द विड्थ ऑफ विल बी। तो इसकी हमने चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए जब क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना। लंबाई के लिए लेंथ और इंटू ब्रीथ इक्वल टू एरिया। तो लंबाई दे रखी है 12, तो इसको ब्रीथ हमें ज्ञात करनी है और एरिया दे रखा है 120। तो इसका अगर हम पक्षांतर करेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन 12। तो इससे काटेंगे तो 10 आया, तो ब्रेथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका सीधा सा फॉर्मूला है कि अगर लंबाई दे रखी है तो लंबाई का भाग हम क्षेत्रफल में देते हैं और चौड़ाई दे रखी है तो चौड़ाई का भाग क्षेत्रफल में देते हैं। तो लंबाई आ जाती है, लंबाई का भाग क्षेत्रफल में देके चौड़ाई आ जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कोण अपने कोटि पूरक कोण से 50 अधिक है, वह कोण है। एन एंगल इज 50 डिग्री मोर देन दियर कंप्लीमेंट्री एंगल देन एंगल इज। तो कोई कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं जो 90 डिग्री के कोण को पूरा करता है। ये पूरा 90 डिग्री का कोण है, तो इसके बीच में जो कोण है तो इसका जो पूरा करने वाला पूरा कोण होता है कोटि पूरा कोण। जैसे ये सपोज ये कोई कोण है 40 डिग्री का, तो इसको 90 डिग्री बनाने के लिए कितना और चाहिए, ये उसका कोटि पूरा कोण या कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। अब इसमें देखिए ये कोण जो है 50 अंश अधिक है अपने कोटि पूरा कोण से। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको 90 में से 50 अलग ले लो क्योंकि 90 पर जब ये अधिक है तो बचा 40, और फिर इसका मतलब 40 में इन दोनों का मान है तो 40 अपॉन 2 हो जाएगा। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 20 आएगा। तो 20 और 50 अधिक है इसमें, 20 तो दोनों का मान हो गया जो बचे हुए कोण है। तो क्योंकि वो दूसरे कोण से 50 अधिक है तो वे 50 इसमें ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब कोण जो है 70 डिग्री का है, 70 अंश का है। कैसे समझे कि हमने क्या किया, पहले क्योंकि ये कह रहा है कि अपने कोटि पूरक कोण से 50 डिग्री अधिक है, तो इसका मतलब 50 डिग्री अधिक है। अगर हम 90 में से 50 अलग कर दें तो जो बचा वो दोनों कोण बराबर है। ठीक है। तो यहाँ 40 डिग्री बचे तो इसका मतलब 40 डिग्री में दो कोण बराबर है, तो 20 डिग्री के दोनों कोण है। तो 20 डिग्री में एक कोण 20 डिग्री का हो गया, दूसरा 20 प्लस 50 का हो गया। अगला प्रश्न है, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं। तो उसे अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। देखिए 10.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्किल हैविंग डायमीटर ऑफ 10.5 सेंटीमीटर इज। कोई वृत्त है, व्यास का मतलब ये पूरी लाइन यहाँ से, सॉरी ये सीधी नहीं बनी, तो यहाँ से यहाँ तक है 10.5। तो इसका मतलब जो सर्क्यूमफेरेंस ज्ञात करना है पाई आर, तो 2 इंटू पाई का मान 22 अपॉन 7, 22/7, और इसका आर कहते हैं त्रिज्या के लिए। तो जब इसका 10.5 पूरा व्यास है तो इसका आधा हो जाएगा, तो 10.5 का हम आधा करेंगे। तो आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2 2 जा 4, और यहाँ फिर 0 बढ़ जाएगा तो 2 5 जा 10, तो 5.25 ये इसका आ गया। तो इसमें 7 का भाग देखेंगे, 7 7 49 और 3 35 हुआ। तो यहाँ पहले दशमलव लगाएंगे क्योंकि 7 यहाँ 5 में भाग नहीं जा रहा है, तो 7 पंजे। देखिए अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 0.75, तो ये आ रहा है 33। ठीक है। देखिए 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। बाय डिवाइडिंग विच नंबर इंटू 33 बाय क्वोशिएंट विल बी 55। किससे हम भाग दें कि इतना आ जाए। तो आपने देखा होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये निकल जाता है। तो हम इसका अगर हम देखेंगे तो x इंटू
55 इक्वल टू 33। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 अपॉन 55, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में पक्षांतर होगा, बराबर के आगे जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा। तो 11×3 = 33 और 11×5 = 55, तो 3/5। भिन्न 13/8 का दशमलव रूप होगा। डेसिमल फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन 13/8 इच। तो दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हर का भाग अंश में दे देते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे 13 को, 8 1 8, 8 एकम 8 और 5। अब देखिए डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पॉइंट रखा, यहाँ 0, तो 8 6 48, 48, 8 6 2। अब यहाँ एक 0 और बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमने दशमलव रखा हुआ है। तो 8 2 16, फिर 4 बचा, एक 0 और बढ़ा सकते हैं यहाँ, तो 8 5 40। तो इस तरह से हो गया 1.625, 1.625। ये आंसर आ गया। वृत्त के केंद्र से जाने वाली जिह्वा कहलाती है। तो जो जिह्वा देखिए, जो वृत्त में कोई भी लाइन हम अंदर मारते हैं तो जिह्वा कहलाती है। जो केंद्र से जाती है वो सबसे लंबी जिह्वा होती है, उसे कहते हैं व्यास या डायमीटर। इंग्लिश में डायमीटर और हिंदी में व्यास। ठीक है। हर भजन 220 दिनों में से 165 दिन विद्यालय गया, उसकी उपस्थिति का प्रतिशत। हर भजन अटेंडेड क्लास 165 days out of 220 days. His percentage attendance is. उसका परसेंटेज हम अटेंडेंस का निकालना है, तो किसी भी संख्या इतने में से इतने, 200 में से 150। आपके टीचर मार्क्स देते हैं तो 200 में से 165 नंबर देते हैं, 165 देते हैं, तो कैसा लिखते हैं 165/220, 165/220। अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसको कर देते हैं मल्टीपल बाय 100 और मल्टीपल बाय 100। नीचे इसलिए क्योंकि हम किसी भी भिन्न को 100 से अगर अंश को गुणा करेंगे तो हर को भी 100 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तभी आंसर आएगा। लेकिन ये 100 के साथ हम छेड़ते नहीं है, इसका हम बना देते हैं प्रतिशत का निशान। ये यहाँ चला गया। अब देखिए, अब इसको काटिए, 0 से 0 कटा। अब देखिए 11 से काटता हूं मैं, 11 1 2 22, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 15 पंजे 75। तो 75% उपस्थिति उसकी रही। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं जिनमें 40% लड़के तथा 60% लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या, देयर आर 50 स्टूडेंट इन अ क्लास इन विच 40% आर बॉयज एंड 60% आर गर्ल्स। द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। क्योंकि 50 विद्यार्थी हैं तो 40% विद्यार्थी बॉयज हैं, तो 50 का 40%, यानी 40% ऑफ 50। तो ये काट दीजिए, 2 0 ऊपर के कट गए, 2 नीचे के कट गए, तो इसका मतलब 20 बॉयज हैं। लड़कों की संख्या बतानी है तो बॉयज 20। ठीक है। इस तरह से ये गणित का प्रश्न सारे समाप्त हो चुके हैं। हमने 25 सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं आगे। देखिए, अब हम करेंगे मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी और जीके के संबंधित प्रश्न इसमें हैं। जो जीव अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उन्हें कहते हैं शाकाहारी। लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड, तो हर्बीवोरस। ठीक है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर पर्वतारोहण के समय लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं? माउंटेनियर्स टेक ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम ड्यूरिंग माउंटेनियरिंग फॉर। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए ले जाते हैं। ऊंचे पर्वतों पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए वहां पे वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं। गंगा नदी निम्न में से किस जिले में नहीं बहती है? रिवर गंगा डज नॉट फ्लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये नैनीताल से नहीं बहती है, तो टिहरी से, देहरादून और पौड़ी तीनों जिलों से होकर जाती है। भारत में मत देने का अधिकार का प्रयोग कब कर सकते हैं? इन इंडिया राइट टू वोट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय। तो इसमें जो सभी पुरुष और महिलाएं नहीं कर सकती हैं, सभी शिक्षित, इसमें शिक्षित का कोई मतलब नहीं है। वोट सभी करते हैं जो साक्षर हो, चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, लेकिन उसके लिए 18 साल की पूरी उम्र होनी चाहिए। तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी पुरुष एवं महिलाएं। ठीक है, ये वाला आंसर सही।
भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी इज, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सौर परिवार के किस ग्रह पर जीवन है? विच प्लैनेट ऑफ दिस सोलर सिस्टम हैज लाइफ? तो एक ही ग्रह है पृथ्वी जहां जीवन है, अर्थ पे जीवन है। सूर्य के ग्रहों की दूरी मापी जाती है, तो ये प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, लाइट ईयर कहते हैं इसे, ठीक है। निम्न में से कौन सही आहार या भोजन श्रृंखला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन? फूड चेन कहते हैं कि जो एक दूसरे पे निर्भर किस तरह से रहते हैं। देखिए घास गेहूं शेर, घास को गेहूं खाता है, गेहूं को शेर खाता है, गलत है। घास को हिरन खाता है, हिरन को बाघ खाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ग्रास, डियर और टाइगर सही है। मिताली राज संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? मिताली राज इज रिलेटेड टू, तो मिताली राज हमारी क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, इंडियन टीम की हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द पहले आएगा? इन द फॉलोइंग वर्ड्स विच वर्ड विल कम फर्स्ट इन इंग्लिश डिक्शनरी? इंग्लिश डिक्शनरी में कौन पहले आएगा? तो हम देखते हैं इसमें जो पहले शब्द क्या क्या हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ई से शुरू है, ये भी ई से शुरू, ये भी ई से, ये चारों ई से। उसके बाद दूसरा एल 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 एल, उसके बाद ई ई ई ई, चारों बराबर हैं अभी। यहाँ सी 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 सी, यहाँ तक बराबर हैं। यहाँ टी 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 टी, यहाँ तक भी बराबर हैं। उसके बाद आर, यहाँ ओ, यहाँ आर, यहाँ आर। तो आर आर एक जगह ओ है, तो पहले आर आता है कि ओ आता है? तो ओ आता है, तो इसका मतलब ओ वाला पहले आएगा, ये बी वाला सबसे पहले आएगा, और उसके बाद आएगा फिर आर के बाद हम देखेंगे ये आई है, यहाँ आर के बाद ओ है, यहाँ भी ओ है, तो इसका मतलब आई वाला फिर आएगा ए वाला, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है, उसके बाद यहाँ एन है, यहाँ डी है, तो इसका मतलब डी पहले आता है, तो डी वाला पहले आएगा और सी वाला बाद में, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रॉन लास्ट में आएगा, तो बी ए डी सी इसका क्रम होगा। देखते हैं आगे। अच्छा, इसमें बताना था कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, तो ओ वाला, ये वाला आएगा, ठीक है। यहां पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प किसी रूप से समान है और एक विकल्प भिन्न है। 3 of them are similar and some way and one is odd। तो यहाँ 3 देखिए, मार्स, अर्थ, मून, वीनस, मंगल, पृथ्वी, चंद्रमा और शुक्र। तो इसमें आपको अलग क्या लग रहा है? क्योंकि ये तीनों ग्रह हैं, मंगल ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, शुक्र ग्रह है, चंद्रमा अलग है, तो इसका आंसर सी होगा, मून होगा। लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, तो इसमें अलग क्या है? लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई में देखिए, इसमें चेन्नई राजधानी है, भोपाल भी राजधानी है, लखनऊ भी राजधानी, कैपिटल है, और ये कैपिटल नहीं है, तो आंसर अहमदाबाद होगा, ठीक है। गंगोत्री, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, इनमें से अलग क्या है? तो ये देखो तीनों नदियां हैं और गंगोत्री जगह का नाम है, तो गंगोत्री अलग है। त्रिभुज, आयत, वर्ग, घन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, इनमें से अलग क्या है? क्योंकि ये सब द्विविमीय आकृतियां हैं, 2Ds हैं, और घन 3D आकृति है, तो अलग होगा घन, क्यूब, ठीक है ना। शेर, हाथी, बाघ, तेंदुआ, ये तीनों बिल्ली की प्रजाति के हैं। लॉयन भी, टाइगर भी, लियोपार्ड भी, और एलिफेंट जो है अलग प्रजाति का है, तो इसलिए एलिफेंट अलग। अब यहां बताना है, यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स व्हिच रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तो वेद व्यास ने क्या लिखा? महाभारत लिखा, ठीक है। अब यहां पर है यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, तो केदारनाथ किस जिले में है? केदारनाथ जो है रुद्रप्रयाग जिले में है, याद रखना आपको। मोची चमड़े का काम करता है, तो बढ़ई लकड़ी का काम करता है, ठीक है ना। वुड का कारपेंटर जो है वुड से काम करता है। विद्यालय, अध्यापक, तो अस्पताल में डॉक्टर होते हैं। जैसे विद्यालय में पढ़ाने का काम अध्यापक करते हैं, तो अस्पताल में इलाज का काम
डॉक्टर करते हैं, तो इसका मरीज नहीं होगा बल्कि डॉक्टर होगा। किताब पढ़ना, तो गीत गाना होता है, गीत को गाया जाता है, किताब पढ़ी जाती है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला के अगले पद का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। In the following questions, a sequence is given. Select the next term of sequence from the given alternatives. 1 है, 4 है, 9 है। देखिए ये 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर आएगा। 6 का वर्ग, तो वर्ग का मतलब 6 गुणा 6 आएगा। ये 5 गुणा 5 है, 4 गुणा 4 है, 3 गुणा 3 है, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो 36 आंसर सही है। यहाँ पे देखिए 11, 13, 17, 19, 20, तो यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 13, 4, 17, फिर यहाँ 2 का, फिर यहाँ 4 का, फिर 2 का, तो फिर 4 का होगा, 29 होगा। ठीक है, एक बार 2 का अंतर है, एक बार 4 का अंतर। यहाँ देखिए 21, 23, 21 में 2 जोड़ के 23, 23 में 4 जोड़ के, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 4 का, यहाँ 6 का हो गया, देखिए 27 और 6 33, और यहाँ 8 का हो गया, देखिए 33 और 8 41, तो अब कितने का होगा? 10 का। 41 में 10 ऐड करके 51 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगली श्रृंखला कौन सी होगी, तो यहाँ देखिए ए के बाद सी है, ए बी सी डी ई एफ जी, तो अब जी होगा। फिर यहाँ देखिए बी सी डी ई एफ जी एच होगा, फिर यहाँ वाई है, यहाँ डब्ल्यू है, ठीक है, यहाँ यू है, तो अब क्या आएगा, तो यू से पहले क्या आता है, तो अब एस आएगा और लास्ट में टी आएगा। देखिए ये वाला आंसर मैच कर रहा है, जी एच एस टी। यहां देखिए ए बी 3 है, यहां सी डी 7, एफ ई एफ 11, तो ए बी सी डी ई एफ तो हम जी एच लिख देंगे। और यहाँ 3 है, 3 में 4 जोड़ के 7 है, 7 में 4 जोड़ के 11 है, तो 11 में 4 जोड़ के 15 हो जाएगा, जी एच 15। तो ए वाला आंसर सही है। देखिए असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़, और यहाँ पे क्या आएगा, दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, दमन, दीव। तो ये तीनों पूर्ण रूप से राज्य है, असम भी राज्य है, झारखंड भी पूरा राज्य है, छत्तीसगढ़ भी पूर्ण राज्य है, तो यहाँ गोवा भी पूर्ण राज्य है, तो यहाँ पे गोवा आएगा। बाकी ये केंद्र शासित प्रदेश हैं तीनों। यदि 506 को किसी सांकेतिक भाषा में मैन लिखा जाता है तो 650 को लिखा जाएगा। इन सर्टेन कोड 506 इज रिटन एज मैन, देन 650 विल बी कोडेड एज। तो देखिए मैन है तो यहाँ 6 के लिए एन लिखा गया, देखिए तो यहाँ पहले एन होगा, 5 के लिए लिखा गया है एम और 0, तो एन एम ओ होगा, तो एन एम ए, सॉरी, तो एन एम ए, डी वाला सही आंसर है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में आंट को टी एन ए लिखा जाता है तो कैट को लिखा जाएगा। इन सर्टेन कोड आंट इज रिटन एज टी एन ए, देन कैट विल बी कोडेड एज। तो इसको टी एन ए, इसका मतलब इसको उल्टा किया इन्होंने, बाद वाला पहला लिया, तो हम भी टी ए सी टैक लिख देंगे इसको। तो ये वाला आंसर सही है। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 6, d इक्वल टू 7 हो तो इसका मान लिखना है हमने, ठीक है। तो c के लिए हम क्या लिखेंगे 6, a के लिए लिखेंगे 4, b के लिए लिखेंगे 5 और d के लिए लिखेंगे 7। तो 6457, 6457 ये वाला आंसर। देखिए हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं दिख रहे हैं आपको, वर्ग बताने आपने। तो देखिए 4 वर्ग तो सीधे हैं, 1 2 3 4, और एक ये बाहर का वर्ग है, तो 5 वर्ग है, 5 स्क्वायर है। देखिए अब इन प्रश्नों में आपने क्या करना है कि यहाँ जो संबंध पहली आकृति का दूसरी से है वही तीसरी का चौथी से किस आकृति से है। तो इसको मैं जल्दी से आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें टाइम कम है, इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं। देखिए पहली आकृति में वर्ग के अंदर त्रिभुज है, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल, और ट्रायंगल फिर बाहर आ गया, स्क्वायर अंदर चला गया। तो यहाँ
वृत्त है, सर्किल है, अंदर पंचभुज है, पेंटागन। तो इसमें क्या करेंगे, ये पंचभुज बाहर आ जाएगा और वृत्त अंदर। तो ये वाला आंसर सही है। समस्या आकृति ये है, त्रिभुज है, दूसरे त्रिभुज ने इसको इस तरह से काट दिया, तो ये पंचभुज है, काट दिया, तो सी वाला आंसर सही है। यहाँ देखिए, यहाँ त्रिभुज के बाहर गोले हैं, तो इसकी जगह स्क्वायर ने ले ली, 3 भुजाओं वाला था 4 आर्म्स वाला हो गया, तो इसके गोले अंदर चले गए, तो यहाँ त्रिभुज अंदर है, तो यहाँ 4 आर्म्स वाला होगा, गोले बाहर होंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ स्क्वायर बन गया, 3 भुजाओं वाला था 4 बन गया, तो यहाँ 5 भुजाओं वाला है, तो अब 6 भुजाओं वाली आकृति षटभुज आ जाएगी। यहाँ ए बी ऐसा लिखा है, यहाँ दोनों कैपिटल हो गए, तो पहले वाला उल्टा हो गया, कैपिटल हो गया और दूसरा स्मॉल हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ सी डी ऐसा है, तो पहला वाला कैपिटल हो जाएगा और छोटा दूसरे वाला स्मॉल रहेगा। ए वाला आंसर मैच। इसमें क्या करना है, हमने चूज द सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर जो इसके समान आकृति इनमें से चुननी है। तो पहले देखिए, ये त्रिभुज बाहर वाला ये दिख रहा है, ऊपर वाला, तो इसमें से जो आकृति है इस बिल्कुल ए वाली मैच कर रही है। समस्या आकृति ये है, तीर के एक एक निशान इधर को है, एक में 4 निशान है, 2 इधर को 2 इधर को, तो पहला वाला ऊपर वाला इधर है, यहाँ ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ देखिए सर्किल के अंदर ट्रायंगल है, वृत्त के भीतर त्रिभुज है, तो इसी तरह का त्रिभुज है, सीधा खड़ा वाला, और ये भी है लेकिन ये तिरछा हो रखा है। यहाँ समस्या आकृति देखिए इस तरह से, 3 तरफ जो है तीर के निशान है, तो इसके 2 ही तरफ तीर के निशान है, इसके भी 2 ही तरफ है, 3 तरफ जो है इसके तीर के निशान है और इसके हैं, लेकिन जो इस आकृति से मैच कर रही है वो डी वाली बिल्कुल कर रही है। यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर इसमें ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर सब में है, इन तीनों में है। अब देखिए, यहाँ त्रिभुज है, तो यहाँ भी त्रिभुज है, इसमें नहीं है, इसमें है। यहाँ पंचभुज है, तो इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसका मतलब सी वाला आंसर बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है। अब इन प्रश्नों में क्या करना है, 3 of them are similar, alike in certain way and 1 is odd। जो अलग वाली आकृति आपको खोजनी है, 3 एक समान है और चौथी वाली आकृति, तो देखिए ये तीनों एक समान है, क्योंकि इनके ठीक 50% मतलब आधा आधा भाग कर रखा है, इसका आधा भाग नहीं किया हुआ। इसमें देखिए ए बी सी डी, इसमें क्या है कि एक आधा है, यहाँ 2 हिस्से फिर आधे के करे हुए, इसमें केवल 2 हिस्से हैं, तो सही आंसर ए वाला होगा। इसमें देखिए 2 बिंदु इस पे हैं, 2 बिंदु, तो इसके जो 2 बिंदु हैं यहाँ ऊपर गोले के अंदर, वृत्त के अंदर लगे हैं, इस पे पीछे लगे हैं, तो सही आंसर यही होगा। इसमें देखिए 4 बिंदु अंदर हैं, 4 बाहर हैं, इसमें 1 अंदर 2 बाहर, 3 अंदर 4 बाहर, यहाँ 2 अंदर 3 बाहर, तो इनमें बाहर एक एक ज्यादा है और इसमें बराबर अंदर बाहर है, तो यही आंसर होगा। बाकी अंदर कम है और बाहर एक ज्यादा है। इसमें देखिए फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन आंसर विच कंप्लीट प्रॉब्लम फिगर। इसमें से एक हिस्सा इसका छूटा हुआ है, तो इनमें से कौन सा आकृति है जो इस हिस्से पे लगा के आकृति को का निर्माण पूर्ण रूप से करती है। तो यहाँ इस तरह से है, तो इसका मतलब ये वाली आकृति अगर हम यहाँ मिलाएंगे तो ये पूरी आकृति बन जाएगी। इसमें देखिए यहाँ पे बीच में धन जैसा निशान होगा और उसके नीचे यहाँ पे वृत्त होगा, तो ये देखिए सी वाला आकृति, यहाँ पे धन जैसा निशान और यहाँ पे वृत्त थोड़ा दूर लगा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वाला मैच नहीं कर रहा है, यही सबसे ज्यादा मैच कर रहा है। इसमें देखिए 2 त्रिभुज ऊपर को, तो यहाँ भी 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज नीचे जिसका मुंह होगा, तो ये बी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ हमने बताना है कि यहाँ चौथे स्थान पे कौन सी आकृति आएगी। ये तीर का निशान इधर है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा और 2 बन गए, ये फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमे 3 बन गए, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे और 4 बन जाएंगे इधर, डी वाला। ठीक है ना। यहाँ समस्या आकृति देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, 4 यहाँ 3 भुजाएं, यहाँ 4 भुजाएं, यहाँ 5 भुजाएं, तो यहाँ 6 भुजा वाला हो जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये 100 क्वेश्चन पूरे हुए, लेकिन अभी हमने इसमें छोड़ा हुआ है हिंदी का पार्ट, तो लास्ट में अभी हिंदी वाला पार्ट में हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब लैंग्वेज का पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न था, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण या अक्षर होती है, और वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द, शब्दों के मेल से वाक्य, और वाक्य के मेल से अनुच्छेद बनते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और
व्यंजन। जो ईश्वर को नहीं मानता है उसके लिए एक शब्द, तो उसे कहते हैं नास्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानता है, वह बाजार जा रहा है वाक्य में, वह शब्द है। तो वह देखिए, हमने किसी के नाम के स्थान पे प्रयोग करा, तो जो नाम के स्थान में शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम होगा। अंबर का एक अर्थ है वस्त्र, इसी प्रकार दूसरा अर्थ जो है अंबर आकाश को कहते हैं। निम्नलिखित में से क वर्ग के वर्ण है, तो क ख ग घ ग होंगे, तो क ये वाला देखिए क ख ग घ ग, तो ये बी वाला आंसर सही है। क ख ग घ ग। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? दिनकर होगा, ठीक है ना। शशि चंद्रमा को कहते हैं, दिनकर, ठीक है बिल्कुल। पराजय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो परा होगा। परा, जय के साथ परा लगा तो पराजय हो गया। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो उसे कहते हैं। तो जब संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाला होता है वो विशेषण कहलाता है। प्रभाव पड़ती है वाक्य में प्रयुक्त काल है, क्योंकि पड़ती है तो ये वर्तमान काल की बात हो रही है। भलाई शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय देखिए बाद में लगता है, तो भला के साथ ई लगा हुआ है तो भलाई हो गया। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को, तो ने होगा, कर्ता ने कर्म को। निम्नलिखित में से बेमेल शब्द चुनिए, तो बेमेल पंकज, जलज, वारिज, अंडज। तो इसमें ये तीनों उसके पर्यायवाची हैं कमल के, और अंडज का मतलब जो अंडे से पैदा होता है वो अंडज होता है, तो ये अलग है। को एक बार बुलाया बीरबल ने अकबर, इस वाक्य का सही क्रम है, तो इसका सही क्रम ये होगा, अकबर ने एक बार बीरबल को बुलाया। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो देखिए आशीर्वाद बहुत ज्यादा लिखने को आता है, तो आशीर्वाद आपको लिखना आना चाहिए। आशीर्वाद में जो है बड़ी शी होती है, और वह जो है र जो है वह के ऊपर होता है आशीर्वाद, ये वाला सही है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द, तो रेखांकित शब्द जो है ये किसी का नाम है तो इसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगला देखिए, नवागंतुक का संधि विच्छेद है, तो नव धन आगंतुक ये वाला होगा। नव आगंतुक से ये बना हुआ है। वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है, तो वाक्य जब समाप्त होता है तो फुल स्टॉप या पूर्ण विराम हम लगाते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम कहेंगे। अंधों में काना राजा, तो मूर्खों के बीच कम बुद्धिमान का भी सम्मान होता है, ये अर्थ इस मुहावरे का है। महर्षि शब्द में संधि है, तो इसमें संधि होता है महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, महर्षि, तो इसमें जो है ना गुण संधि है, आधनरी है। निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। चीन के पूर्व में जापान एक छोटा सा देश है। टोक्यो इस देश की राजधानी है। जापानी लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। अपने परिश्रमी नागरिकों के कारण जापान एशिया महाद्वीप का विकसित राष्ट्र बन गया है। इस देश के आसपास समुद्रों में मछलियां बहुतायत संख्या में पाई जाती हैं। जापान मछली पकड़ने के लिए विश्व में प्रथम स्थान पर है। यहाँ किनारे के छिछले समुद्रों के अतिरिक्त गहरे समुद्रों में विशेष प्रकार के यंत्रों वाली नावों द्वारा मछलियों का शिकार किया जाता है। इन नावों को ट्रॉलर कहते हैं। मछलियों का व्यापार अधिक होने के कारण जापान को समुद्री किसानों का देश भी कहा जाता है। जापान का प्रमुख त्योहार गुड़ियों का त्योहार है। इस अवसर पर जापानी महिलाएं अपनी अपनी गुड़ियों को सजाती हैं तथा नए नए वस्त्र पहनती हैं। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हमने आप लोगों ने सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है टोक्यो है, तो टोक्यो जापान की राजधानी है। गद्यांश में परिश्रमी शब्द आया है, उसका विलोम है, तो परिश्रमी का विलोम होता है आलसी, ठीक है। जापान को समुद्री किसानों का देश कहा जाता है क्योंकि वहां मछलियों का व्यापार अधिक होता है, ठीक है ना। ट्रॉलर है, तो एक प्रकार की मछली नहीं, एक प्रकार की नाव है ट्रॉलर। ऊपर सब स्पष्ट आया है। जापान का मुख्य त्योहार है गुड़ियों का त्योहार। तो इस तरह से ये पेपर समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन सभी बच्चों के काम आ सके जो जवाहर नवोदय का पेपर देने वाले हैं, जो राजीव नवोदय का पेपर देने वाले हैं, या जो सैनिक स्कूल का पेपर देने वाले हैं, या अन्य जो भी स्कूल हैं, अन्य स्कूलों का जो भी एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के होते हैं उनका पेपर देने वाले, तो इन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स। इसी के साथ